हाउ इंडिया कैन फ्री तिब्बत। सही सुना आपने। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इशू को समझेंगे कि तिब्बत का आज का स्टेटस, इसका इतिहास है क्या, और सेकंड पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट को लेनी होगी इन नियर फ्यूचर। सेव इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप आगे जाकर ऐसे कुछ पहलुओं को हमारी नीतियों में देखें तो आप सरप्राइज ना हो, क्योंकि ये सब हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक रूल है, शक्ति और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि अगर शक्ति ना हो और आप शांति की बात करें तो हो सकता है कि आपके हित कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। यह है तिब्बत, दो सिविलाइजेशंस के बीच में, इंडिया और चाइना। 7th सेंचुरी में ज्यादा प्रोमिनेंटली इसको देखा गया। एक्चुअली 6th सेंचुरी से यह तिब्बतन बुद्धिज्म यहां पर एंटर हो गया था। तिब्बतन एम्पायर था, फेमस लीडर सोंगसिन कैंपो, और फिर मंगोल एम्पायर के अंडर भी रहा। फिर युआन डायनेस्टी आई और उसके बाद फर्दर डिक्लाइन हुई। डायनेस्टी सजेनिटी करती है तिब्बत के साथ। सजेनिटी का मतलब है कि यहां पर अंबन एक तरीके से समझ लीजिए एक रेजिडेंट है किंग डायनेस्टी का इस तिब्बत रीजन में। यानी कि फॉरेन अफेयर्स का जिम्मा किंग डायनेस्टी का होगा, लेकिन तिब्बत अपने इंटरनल अफेयर्स में ऑटोनॉमी रखेगा, यह बात कही गई थी। लेजिटिमेसी लेकिन इस बात की क्वेश्चनेबल थी। कारण, क्योंकि लेजिटिमेसी यानी कि वैधता का आधार होता है कॉन्सेंट। अगर आप जबरदस्ती किसी पर कोई शासन थोपेंगे और जनता आपके बताए हुए कानून को फॉलो ही ना करे तो मुझे बताइए क्या वो सही में वैध माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। मैं एग्जांपल देता हूं इतिहास से। अब एक सिचुएशन बन गई थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे कि तिब्बत रीजन में उनका ट्रेड हो। ये एक ऐसा टाइम था जब ग्रेट गेम चल रहा था। ग्रेट गेम का मतलब है कि नदर्न साइड से रशिया एंड सदर्न साइड से ब्रिटिश, यानी कि सेंट्रल एशिया में रशियन एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ जार बढ़ता जा रहा था, और यहां पर इंडिया वाली साइड में नदर्न इंडिया पर कौन कब्जा करता जा रहा था? ब्रिटिशर्स। ऐसे में उनको लगा कि जो तिब्बत है, एक तरीके से ये लोकेशन समझ लीजिए, यहां से ब्रिटिश जा रहे हैं और यहां से रशियन एम्पायर आ रहा है, तो ये तिब्बत किसके साइड रहेगा? ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक वाली बात थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो यहां पर हम व्यापार को बढ़ाएंगे, और ऐसे में उन्होंने जो यहां पर इनके लीडर थे किंग डायनेस्टी के, उनसे बात की। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम कराएंगे, लेकिन वो अपनी बात को ही मनवा नहीं पाए। तो एक बात क्लियर हो गई थी ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो चाइनीज सजनिटी है इस तिब्बत वाले एरिया में, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्शन, यानी कि वो हकीकत नहीं है, केवल ख्याल है। फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रशियन एम्पायर यहां तक ना आ जाए, 1903 से 1904 यहां पर एक एक्सपेडिशन करी, मिलिट्री एक्सपेडिशन। यह समझ लीजिए कि एक टेम्पररी इन्वेजन था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर यंग्सबर्न। फाइनली जब वो यहां पर पहुंचे तो उनको, जाहिर सी बात है, जो तिब्बती पॉपुलेशन है वो विरोध कर रही थी, लेकिन फाइनली वो उनको डिस्पेल करते हुए ल्हासा तक पहुंच गए। ल्हासा में अब वो एक कन्वेंशन साइन करते हैं, ल्हासा कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ ल्हासा जिसको कहा गया। इस दौरान जो उस समय के दलाई लामा थे, 13वें दलाई लामा, जब तक इनकी फोर्सेस वहां पहुंचती तो जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने दलाई लामा से कहा कि देखो आपका बचना बहुत जरूरी है, यू आर द लीडर ऑफ फेथ एंड यू आर द हेड ऑफ द स्टेट एक तरीके से एज वेल। तो ऐसे में वो वहां से चले गए आउटर मंगोलिया, जिस समय ये फोर्सेस ल्हासा में पहुंचने वाली थी। फिर वहां से वो चले गए बीजिंग। बीजिंग में वो 1908 तक रहे, यानी कि दलाई लामा तिब्बत से जा चुके थे फॉर सेफ्टी पर्पस, जिससे कि अगर दलाई लामा सेफ एंड सिक्योर है तो रूल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। यहां पर किंग फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि सोवरेन हम हैं तिब्बत के, तो आप तिब्बत के साथ अलग से ट्रीटी कैसे कर रहे हैं? लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा भाई हमें तो लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्शन है, आपका जो अधिकारी वहां पर है वो तो अपनी बात भी मनवा नहीं पाता। फाइनली तिब्बत को इन्होंने कंडीशन ये दी कि भाई हमें आपसे चाहिए एक तो पैसा, क्योंकि हमने एक्सपेडिशन यहां पर करी है, खर्चा है, मिलिट्रली हमने एक तरीके से आपको डिफीट किया है, तो हमें चाहिए पैसा। और जब तक वो पैसा नहीं दोगे तो हम चुम्बी वैली, यानी कि सिक्किम से साथ जो मिलता हुआ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, चुम्बी वैली को ब्रिटिश फोर्सेस कब्जा कर रखेंगी। ये वाला जो पार्ट है ये तिब्बत का भाग है, लेकिन उन्होंने कहा जब तक पैसा नहीं आएगा। वो यहां से अचीव ये करना चाह रहे थे कि जो सिक्किम के साथ बॉर्डर, क्योंकि सिक्किम ने ऑलरेडी 1861 में यानी कि 1861 में एक्सेप्ट किया था कि हमारी प्रोटेक्शन का जिम्मा ब्रिटिशर्स ले लें, तो ऐसे में यहां पर बॉर्डर क्लियर नहीं था सिक्किम में और तिब्बत में।
तो इस ल्हासा कन्वेंशन से बॉर्डर क्लियर हो और साथ में एक्सेस टू ट्रेड मिले, तो ट्रेड का रास्ता हमें मिल जाए, ट्रेडिंग पोस्ट हमें मिल जाए। तो तिब्बत क्योंकि करता ही क्या उस समय, तो कहा ठीक है वी एक्सेप्ट दिस। लेकिन ये बात 1904 की है, क्योंकि एक साल चली थी एक्सपेडिशन 1903 से 1904। तो ऐसे में अब चाइनीज नाराज हो गए। चाइना ने कहा ये क्या बात है, अरे ट्रीटी हमसे करो क्योंकि हम सॉवरन हैं। तो उन्होंने कहा तुम सॉवरन कैसे हो? तो किंग चाइना ने कहा क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं जो तुम इनसे मांग रहे हो तिब्बत पॉपुलेशन से, और तिब्बत की जो सरकार है उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है। आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल विच वॉज सेइंग कि जो पैसा मांगा गया था वो पैसा देने में लग जाते 75 साल, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट था। और यहाँ पर जो सर फ्रांसिस यंग्समैन थे, इन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था, उस लेटर में लिखा था कि 75 साल लगेंगे। तो एक तरीके से समझ लो कि तब तक के लिए मैंने रशिया को तो डिस्पेल कर ही दिया और चुंबी वैली को अपने अंडर ले लिया है। सो दिस वाज व्हाट ही वाज सेइंग। नाउ ये 2.5 मिलियन रुपीस किंग डायनेस्टी ने कहा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब जब प्रोवाइड कर दिया, अब किंग डायनेस्टी ने कहा अच्छा, तो यानी कि जब ये एक्सपेडिशन हुई तो उस समय पर जो ये तिब्बती पॉपुलेशन है हमारे हिसाब से नहीं चल रही थी। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ पर झाओ एरफेंग नामक एक मिलिट्री कमांडर को भेजा कि जरा तिब्बत को सबक सिखाओ और इनको फुल्ली इंटीग्रेट कर दो हमारे साथ। अगर वो कह ही रहे हैं कि हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तिब्बत को चाइना के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तक तिब्बत चाइना का भाग नहीं था, तिब्बत सजनेटी रख रहा था जो ये कह रहे थे है, लेकिन तिब्बती पॉपुलेशन उसको नहीं मान रही थी, राइट। अब यहां पर जैसे ही ये आते हैं, क्योंकि इन्हें कहा ही गया था तुम्हें पनिश करना है, तो ऐसे में इन्होंने डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी मोनेस्ट्रीज, मेजरली खम रीजन एंड आमडो रीजन। ये पूरा तिब्बत है, तो तिब्बत में यहां पर डिस्ट्रक्शन के बाद ये फर्दर वहां पर आगे बढ़ते रहे ल्हासा की तरफ। तो ऐसे में दलाई लामा को फिर एक बार अपने ल्हासा को, अपने तिब्बती पॉपुलेशन को छोड़कर जाना पड़ा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तिब्बत। फाइनली वो वहां से चले गए, लेकिन इस बार ये इंडिया आए। ध्यान रखिएगा, यानी कि जो आप ध्यान रखते हैं 1959 के आसपास का कि प्रेजेंट दलाई लामा इंडिया आए थे, उससे पहले भी दलाई लामा ल्हासा को छोड़कर गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एक तो मिलिट्री एक्सपेडिशन 1903 के दौरान गए थे, तब तो आउटर मंगोलिया एंड देन बीजिंग गए थे, और इस बार क्योंकि खतरा केवल चाइना से था तो इस वजह से वो इंडिया आए थे। लेकिन 1911 का समय आया, क्योंकि ये जो समय था ये था 1908 का, ये ट्रीटी थी 1906 में। तो ऐसे में 1911 आया और इस दौरान होने लगा फॉल, जिंग्याई रिवॉल्यूशन हो रहा था, फॉल ऑफ किंग डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी का फॉल है, तो ऐसे में झाओ एरफेंग के खुद के सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दी और खुद झाओ के सोल्जर्स ने झाओ एरफेंग को ही बिहेड कर दिया, यानी कि इनका गला ही अलग कर दिया। इसके बाद जो किंग की फोर्सेस हैं वो वहां से जाने लगी। अब दलाई लामा वापस आते हैं इंडिया से तिब्बत में और एक्सपेल कर देते हैं अंबन को। अंबन कौन है? जो एक तरीके से सजनेटी का के अंतर्गत जो रेजिडेंट है किंग का, मतलब किंग डायनेस्टी का। यानी कि कहा जाता था कि दलाई लामा को अगर एम्परर को से कुछ बात करनी है तो अंबन के थ्रू ही होगी। तो अब दलाई लामा आए, उन्होंने कहा किंग डायनेस्टी का ही फॉल हो गया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। 1912 किंग डायनेस्टी का डाउनफॉल, चाइनीज ट्रूप्स को बाहर कर दिया। अब यहाँ पर डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली कि तिब्बत आजाद है। तिब्बत आजाद था 36 सालों तक, फिर उसके बाद तिब्बत आजाद रहा। यहां पर ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, दिस इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पासपोर्ट विच वॉज रिलीज्ड बाय तिब्बतन अथॉरिटीज। अरे पासपोर्ट कौन इशू करता है? सोवरेन सरकार ही तो इशू करती है। दिस वॉज द पासपोर्ट। हालांकि इस बीच चाइना में क्या चल रहा था आप सोच रहे होंगे, जो मेनलैंड चाइना है, चाइना में इस टाइम चल रहा था सिविल वॉर जैसी कंडीशंस। वॉरलॉर्ड अलग अलग एरिया में आपस में लड़ रहे थे। सुन यत सेन नामक लीडर कह रहे थे कि हम एक यूनाइटेड चाइना बनाएंगे। तो इस बीच क्लेम होता रहता था, लेकिन तिब्बत इस समय आजाद था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था, 1945 की बात चल रही है, और उसके बाद 1949 आता है और अब माओ जेडोंग लीडर बन जाते हैं। यानी कि अब कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हो जाती है। वो नेशनलिस्ट जो फोर्सेस थी, चेंग काई शेक ही उसको हरा कर पुश करके भेज देती हैं फार्मोसा आइलैंड, जहां पर बन जाता है ताइवान। अब जो माओ है, माओ एक्सपेंशनरी लीडर थे, तो माओ ने तो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। कहा कि ये जो एरिया है, तिब्बती एरिया है, ये तो हमारा एरिया है, ये तो चाइना का एरिया है। तो अगेन रिप्रेशन ऑफ तिब्बत स्टार्टेड एंड वर्ल्ड वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कि क्या चल रहा है। नो वन वाज टेकिंग स्टैंड फॉर तिब्बती पॉपुलेशन। ल्हासा में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन विरोध करने की क्षमता, मैंने कहा ना कि शांति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तिब्बतन रिफ्यूजीज को अपना घर छोड़कर
भारत आना पड़ा, भारत ने अपने दरवाजे खोले और भारत ने तिब्बती पॉपुलेशन के लिए जगह जगह यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप्स ही बनाए, जैसे दिल्ली में भी है। प्राइमरीली आपने धर्मशाला का नाम सुना होगा। यहाँ पर दलाई लामा आए और उनकी तिब्बत गवर्नमेंट बनी इन एग्जाइल, यानी कि अपने देश से बाहर। लेकिन माओ की एम्बिशंस रुकने वाली नहीं थी। माओ की स्ट्रेटजी है कि 5 फिंगर्स, यानी कि उनका कहना है कि लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, ये तो 5 फिंगर्स हैं पाम के, और पाम इज लाइक तिब्बत। तिब्बत तो हमारा है ही, ये 5 फिंगर भी हमारी हैं ही। इस बीच इंडिया ने कहा कि यार रेस्पॉन्स हमें क्या करना चाहिए, तो एडवाइस ली गई ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश ने कहा कि इंडिया देखो, आप कुछ भी करो लेकिन मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल मत करना और तिब्बत को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज मत करना। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि कहा गया कि तिब्बत इज नॉट कैपेबल एनफ टू फाइट फॉर इट्स ओन इंडिपेंडेंस। तो ऐसे में अगर वो खुद इनकैपेबल है और आप स्टैंड ले लोगे तो ऐसे में आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। ये भारत को एडवाइस दी गई। तो भारत को 2 पॉइंट मिले कि एक तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भारत जो है तिब्बत को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज ना करे, हालांकि यहां पर एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी रखे, जैसे कि दलाई लामा जी को बुलाया यहां पर, मतलब यहां पर आए, उनको पनाह दी और जो पॉपुलेशन है उसको यहां सेटलमेंट होने दिया, और कहा कि चाइना के साथ फ्रेंडशिप बनाकर रखना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो कहा जाता है यहां पर जो नेहरू थे उनको यह भी लगा कि यूएसएसआर का फ्रेंड है चाइना, कम्युनिस्ट, और यूएसएसआर हमारे कितने सारे इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। तो ऐसे में हैविंग फ्रेंडशिप विद चाइना इज ऑफ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस, ये हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया? नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया कहां हो पाई? लद्दाख को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है इंडिया की टेरिटरी, जैसे ही हमने लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया, चाइना कह रहा है नहीं। अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग बता रहा है, तो कहां सिक्योरिटी, किस बात की फ्रेंडशिप? तो यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक फेलियर साबित हुआ, राइट। तो यहां पर चाइना वहां पर रुकने वाला नहीं था, ये बात तो पहले से पता थी। चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। अब आप सोचेंगे कि एग्जैक्ट अब हमें क्या करना चाहिए ना। सबसे पहली बात तो इस बात के कोई टेकर नहीं है कि भाई तिब्बत का स्टेटस एज इट इज रहे। अगर हम तिब्बती पॉपुलेशन के बिहाफ पर बात करें तो यानी कि नो रिट्रीट, यानी कि जो तिब्बत आज़ादी का सपना है उससे पीछे तो हटा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक काउंटर पॉइंट ये आता है कि कितने सारे तिब्बती पॉपुलेशन वो है कि वो बच्चे भारत में ही पैदा हुए या दुनिया के अलग अलग जगह पर पैदा हुए, तो क्या अब वो तिब्बत लौटना चाहेंगे? ये एक सवाल है। लेकिन अब स्टेप्स क्या हमें लेने चाहिए? कारण क्योंकि देश जो है, अपॉर्चुनिटीज जो हैं, मतलब हमेशा हर एक इंसान आइडेंटिटीज को सर्च करता है। तो तिब्बती पॉपुलेशन इज वेरी मच कनेक्टेड टू देयर रिलीजन, टू देयर रूट्स, सो दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर ड्रीम। नाउ पहला स्टेप हमें लेना चाहिए कि हमें दलाई लामा जी की पब्लिक प्रोफाइल को इंप्रूव करना चाहिए। इंप्रूव करने का मतलब ये है कि हम स्पेसिफिकली अब इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बड़ा मतलब क्लियर रहें कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑनरेबल गेस्ट, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस लीडर, इट्स अबाउट लीडर ऑफ तिब्बतन पीपल। हर बार यही शब्द इनके नाम के आगे आना चाहिए। दूसरा, ऑफिशियल मीटिंग्स इनकी होनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, सिविल सर्वेंट्स के साथ, जिससे कि क्लियर मैसेज जाए कि इंडिया कंसिडर तिब्बतन इंडिपेंडेंस एज लेजिटिमेट राइट। हमारे लेजिस्लेचर में उनको इनवाइट करना चाहिए, स्पेसिफिकली उन स्टेट्स में जहां पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अच्छी खासी संख्या में है। भारत रत्न का स्टेटस काफी समय से इनके लिए पेंडिंग है, ये नोबेल पुरस्कार ऑलरेडी विजेता हैं। और ये जो अथॉरिटी है, यानी कि हम बात करें सेंट्रल तिब्बतन अथॉरिटी की, जो कि रिकॉग्नाइज की जा सकती है एज देयर गवर्नमेंट इन एग्जील, अभी एक एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है। तो आपको नहीं लगता कि इसका स्टेटस चेंज होना चाहिए? इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ डी फैक्टो गवर्नमेंट ऑफ चाइनीज पीपल। आप कहेंगे सर चाइना नाराज हो जाएगा। सर आप क्या सोच रहे हैं? सर चाइना की पावर, देखिए जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझिए। इतिहास गवाह है इस बात का। जिन यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने दुनिया में जगह जगह देशों को गुलाम बनाया, उनमें से कई यूरोपियन पावर अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनसिग्निफिकेंट हैं, इकोनॉमिकली भी इनसिग्निफिकेंट हैं। कुछ रिलेट हो रहा है आपको? आज चाइना हो सकता है इकोनॉमिकली पावरफुल हो, मिलिट्रीली पावरफुल है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन जो तिब्बतन कॉज है वो ऐसा ही रहेगा जब तक कि उन्हें पूर्णतः आजादी नहीं मिल जाती। हम ये कर सकते हैं कि सीटीए को ऑफिशियल मतलब डिफेक्टो गवर्नमेंट मानने के बाद अलग से एक
एडवाइजर का पद बनाया जाए जो कि तिब्बतन अफेयर्स के लिए हो। वो एक कनेक्शन का काम करेगा तिब्बती पॉपुलेशन जो भारत में है, उनके जो डिमांड्स हैं जो हम पूरी कर सकते हैं उसको करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर बनाने में जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वहां पर काम आएगा। अभी हालात ये है कि जो सीटीए ऑफिशियल अगर किसी छोटे अधिकारी से भी हमारे यहाँ मिलना चाहते हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी से मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप डिफैक्टो गवर्नमेंट इन एक्साइल बताओगे तो वहां पर वो गवर्नमेंट में उनको एक्सेसिबिलिटी होगी। हमारे स्टेट फंक्शंस में सीटीए को इनवाइट करना चाहिए कि भाई ये तिब्बतन पॉपुलेशन की गवर्नमेंट इन एक्सिल है, प्लस फंडिंग देनी चाहिए। जब फंडिंग होगी तभी वो अपने प्रोग्राम्स को मोबिलाइज कर पाएंगे, राइट। प्रिपरेशन होनी चाहिए क्योंकि अभी जो हमारे दलाई लामा जी हैं वो प्रोस्टेट कैंसर के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन ही इज़ नॉट इन हिज बेस्ट हेल्थ। तो हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए आगे तैयार होना चाहिए। अगर दलाई लामा जब अपनी शरीर को छोड़ेंगे तो उसके बाद जो सीटीए है क्या वो उतनी अटेंशन ड्रॉ कर पाएगी तिब्बत इशू पर? नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में चाइना अपनी स्ट्रेटजी रखे। चाइना अगर किसी व्यक्ति को कोई पपेट दलाई लामा करके पेश करने की कोशिश करेगा 15th, तो हमारे पास एक काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे पास काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, राइट। हमें डिस्कोर्स को चेंज करना पड़ेगा रिगार्डिंग द तिब्बत एंड इंडिया बॉर्डर। देखिए, मैकमोहन लाइन हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर 1914 शिमला कन्वेंशन। शिमला कन्वेंशन में 3 पार्टीज आई थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया, एक तिब्बत और तीसरा चाइनीज। चाइनीज पार्टी ने साइन नहीं किया था, लेकिन तिब्बत और इंडिया की तरफ से ब्रिटिश इंडिया साइन कर ये जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन ये रिकॉग्नाइज की गई थी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इज सेफ एंड सिक्योर एज पर शिमला कन्वेंशन। तो हम इसी को रिकॉग्नाइज करेंगे। इवन 1948 में 1948 में एफ्रो एशियन समिट में हमने तिब्बत को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इनवाइट भी किया था। तो इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस था कि नहीं था? हम वन चाइना पॉलिसी को मानते आए हैं और यहाँ पर एम्बिगिटी रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब समय है इस पॉलिसी को रिव्यू करने का? वन चाइना पॉलिसी से हमें मिला क्या है? हमारे अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा खतरा, लद्दाख पर खतरा। तो क्या आपको लगता है हमारी कोई ऑब्लिगेशन है कि जी मानकर चलो चाइना की? क्यों मानकर चले? हमें तो क्वेश्चन करना चाहिए कि ये बताइए ये तिब्बत का जो एरिया है आप ये कब खाली करेंगे? अब थोड़ा इसका एनालिसिस इस तरीके से समझिए। जब कब कोई आप मेजर चेंज लाते हैं अपनी पॉलिसी में तो जाहिर सी बात है चाइना की तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा। चाइना काफी कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये रूल है कि व्हेन यू मेक अ चेंज इन योर स्टैंड एंड यू कंटिन्यू विद इट, ग्रेजुअली others are going to adjust according to you if you are super clear about your stand। तो यानी कि अगर आप क्लियर हैं तो अदर्स एडजस्ट करेंगे ना, क्योंकि भाई आपके इंटरेस्ट से अलाइन है, उन लोगों के इंटरेस्ट से अलाइन है। एक और एंगल है इकोलॉजिकल मतलब अब देखिए तिब्बत, ये समझ लीजिए कि इतनी सारी रिवर्स का बेस है तिब्बत, राइट। तो ऐसे में ये देखिए कहाँ इंडस रिवर वाटर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पर अगर चाइना का कंट्रोल है तो आपको नहीं लगता कि चाइना फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकता है इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इवन साउथ ईस्ट एशिया के देशों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट? ये देखिए इस वाले रिवर्स को। तो ऐसे में साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, हम सबको कलेक्टिवली इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर तिब्बत को आज़ाद करना ज़रूरी है। चाइना यहाँ पर एक्सेसिव डैम जो बना रहा है और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू पुट अस इन अ टफ स्पॉट इन फ्यूचर, राइट। इकोलॉजिकल इश्यूज अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो तिब्बतन कम्युनिटी है उनकी जो स्पेसिफिक डिमांड है उसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो तिब्बत पॉपुलेशन ऐसी है जो इतने समय से यहाँ पर रह रही है कि जो भारतीय नागरिकता लेने के काबिल थी, मतलब क्वालिफाई कर रही थी, लेकिन उसने किसी फॉरेन कंट्री की नागरिकता ले ली, तो उनको OCI कार्ड दिया जा सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड, पॉलिसी में चेंज करके। इससे होगा क्या कि देयर मोबिलिटी इनटू इंडिया एंड देयर एंगेजमेंट विद द तिब्बतन मूवमेंट वो ईजी हो जाएगा, राइट। कितने सारे तिब्बती हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि आइडेंटिटी के पेपर्स, मूवमेंट के पेपर्स में बहुत तकलीफ आती है, तो उनके लिए सिस्टम काफ़ी यू कैन से प्रोएक्टिव नहीं है। तो इट शुड बी मेड प्रोएक्टिव सो दैट उनके लिए चीज़ें आसान हो, राइट। परसिक्यूटेड जो तिब्बतन से अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको ऐसा ही स्टेटस दिया जा सकता है जैसे कि माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जब भारत में आते हैं अपनी जान को बचाकर, तो उनको जैसा स्टेटस दिया जाता है माइनॉरिटी का, तो ऐसे तिब्बतन को भी दिया जा सकता है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि यूएस ने खुद एक तिब्बत पॉलिसी बनाई है, सपोर्ट एक्ट बनाया है,
तो इट्स अ प्राइम टाइम, अगर यूएस भी ऑफिशियली पॉलिसी बना रहा है टू सपोर्ट तिब्बत कॉज, और इस समय चाइना इज अगेंस्ट, यू कैन से एंगेज्ड विद सो मेनी पावर्स इन द वर्ल्ड, राइट, सबका दुश्मन बना हुआ है, तो हम सब साथ आ सकते हैं। हम सब इस सिचुएशन, यानी कि आगे क्या होगा दलाई लामा जी के बाद, तो नेक्स्ट दलाई लामा वो हो जो तिब्बती पॉपुलेशन का हो, ना कि चाइना की अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाला हो, राइट। वी हैव टू सेफगार्ड देयर कल्चर, देयर रिलीजन, देयर आइडेंटिटी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। और इसके अलावा हम और अदर प्रेशर पॉइंट्स को भी पुश कर सकते हैं, जैसे जिंगजियांग रीजन, ताइवान, हांगकांग एंड ट्रेड। अगर इन प्रेशर पॉइंट्स पर हम अपना प्रेशर हाई रखेंगे कलेक्टिवली, तो आपको नहीं लगता कि तिब्बत वाले कॉज पर हो सकता है थोड़ा फ्लेक्सिबल चाइना हो जाए, राइट। क्योंकि मल्टीपल जगह प्रेशर पॉइंट रखोगे, फिर एक को थोड़ा रिलीज कर सकते हो और उसको लगे कि हाँ यार इसको थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन दे दो और मैं थोड़ा सा बैकफुट पे जाने के लिए तैयार हूँ तिब्बत वाले इशू पर। तो दिस कैन बी अ स्ट्रेटेजी। नाउ अ क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ तिब्बत रिमेन्स अ क्रूशियल जियोपॉलिटिकल चैलेंज इन इंडियाज नेबरहुड, एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी इन दिस रिगार्ड। इस पूरे लेक्चर में हमने यही किया है, फ्यूचर ऑफ तिब्बत रिमेन्स अ क्रूशियल जियोपॉलिटिकल चैलेंज।